गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र। आज हम कक्षा 7 हमारा पर्यावरण से पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। शब्दावली। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। पृथ्वी की गतियाँ। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल वो बल होता है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, तो इसकी वजह से जो परिवर्तन आते हैं या जो गतिविधि होती है उसमें आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है, और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल उत्पन्न होता है। बहिर्जनित बल वो बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। अपर्दन और निक्षेपण होता है इसमें। नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे या फिर हिमनद, ये सभी पृथ्वी की गतियाँ हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 में देखें। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है, भूकंप किसे कहते हैं? भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो जहाँ पर कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर
भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये हमारा उद्गम केंद्र हो गया और ये अधिकेंद्र हो गया। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। शब्द उत्पत्ति। एंडो का अर्थ होता है अंतः और एक्सो का अर्थ होता है बाह्य। जेनिक का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक शब्द बनते हैं। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं? जैसे ही ढक्कन जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करें। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। फिर कह रही है भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। 6 घटना। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। ये यहाँ पे एक पिक्चर है गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश। बिल्कुल काफ़ी बड़ी कई मंजिला बिल्डिंग है जो क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकते हैं, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और उसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है।
और वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो आप सोचें और क्या क्या गतिविधि आप कर सकते हैं वो नोट करें। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैली या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अब इस चित्र में देख लीजिए। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लोब के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लोब नदी से कट जाते हैं और ये अलग झील बनाते हैं जिन्हें चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंधन कहते हैं, ऊपर उठे हुए तटों को। समुद्र पर पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यदि नदी इतनी धीमी हो जाती है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब उसको जमा करना शुरू कर देती है, एक जगह छोड़ना शुरू कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा,
तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये चित्र है नियाग्रा जलप्रपात का। आओ कुछ करके सीखें। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं उनका आप ढूंढें। जैसे एक अपनी गंगा नदी है जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन तथा निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। यहाँ पर चित्र है समुद्री गुफा का। देखिए ये लगातार पानी शिला से या पत्थर से टकराता रहता है और समुद्री गुफा का निर्माण होता है। फिर इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। तो जब ये लगातार पानी इससे टकराता रहता है तो पानी आर पार निकल जाता है और ये छत ऊपर बच जाती है, पानी को रास्ता मिल जाता है। तो ये कहलाता है तटीय मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ये देखिए स्टैक की तस्वीर है। पहले समुद्री गुफा बन रही थी पानी के लगातार टकराने से, उसके बाद फिर आर पार रास्ता बन गया, तटीय मेहराब हो गया और फिर ये ऊपर वाला सारा पोर्शन ख़त्म हो जाता है और ये स्टैक का निर्माण हो जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनदी के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छतरी के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष ऊपर का भाग विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा लेसन था, हमारी बदलती पृथ्वी। नेक्स्ट लेसन को हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।